एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी मेड इजी सीरीज़ के अंतर्गत जो व्याख्यानमाला हमारी जारी है, उसके अंतर्गत आज भारतीय संविधान पर हम विचार करेंगे और उसका मुख्य विषय होगा कि भारत का संविधान इतना विशाल क्यों है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक तो भारत के संविधान के विशाल होने के कारण, भारत के संविधान की विशालता के कारण और इसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है, वो है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स पैराडाइज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने तैयार किया और अपनाया, वह अपने समय का और आज भी विश्व के सारे संविधानों में विशालतम संविधान है। जिस समय संविधान बनकर के तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे, टोटल 22 पार्ट्स, और अनुच्छेदों की जो कुल संख्या थी वह थी 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स। और इसके साथ ही साथ इसमें अनुसूचियां भी थीं। तो जो अनुसूचियां थीं उनकी संख्या शुरू में थी कुल 8 अनुसूचियां, जिनको कि हम शेड्यूल कहते हैं अंग्रेजी में। अभी वर्तमान समय में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनकी वजह से संविधान के भागों की संख्या और अनुच्छेदों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। संविधान में अभी 25 भाग हैं और अनुच्छेदों की संख्या भी लगभग 470 के आसपास तक पहुंच गई है। तो इतना विशाल संविधान है और समय के साथ 1950 से लेकर के आज तक के इन 72 सालों में वो और भी अधिक व्यापक हुआ है। तो ये संविधान इतना व्यापक क्यों है? अच्छा, क्यों हम कहें कि ये व्यापक संविधान है? तो इसके लिए हमें दुनिया के अन्य संविधानों से इसकी तुलना करनी होगी। उदाहरण के तौर पर, जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष जो सबसे पुराना लिखित संविधान था वह किस देश का संविधान था? तो यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिकी संविधान था। और अमेरिका के संविधान के अंतर्गत कुल अनुच्छेदों की जो संख्या है, मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में, ओनली 7। तो कहाँ 7 और कहाँ 395। या ऐसे ही भारत के बाद जो सबसे बड़ा यदि हम संविधान देखते हैं तो नाइजीरिया का संविधान है। और नाइजीरिया के संविधान के अंतर्गत
279 अनुच्छेद हैं। इसी तरह से यदि हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखते हैं या अन्य देशों के संविधानों को भी देखते हैं तो उनमें भी 100 से 150 के बीच ही अनुच्छेद हैं। किसी में 146 है, किसी में 128 है। तो निश्चित रूप से भारत का संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत के संविधान के इतने विशाल होने के कारण क्या हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने भारत के संविधान की विशालता के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। यहाँ हम बताते चलें कि प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्वान सर आइवर जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पुस्तक में भारत के संविधान को विश्व का विशालतम संविधान बतलाया और उसके उन्होंने कारण भी बतलाए कि क्यों इतना विशाल है। इसी तरह से भारत के प्रसिद्ध विद्वान दुर्गादास बसु या डी बसु ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत की संविधान के विशाल होने के कारणों का उल्लेख किया है। और यदि इन कारणों को हम देखते हैं तो हमें ये कारण उचित प्रतीत होते हैं और इन कारणों की वजह से भारत का संविधान इतना विशाल हुआ। अब ये कारण क्या हैं? तो भारत के संविधान के विशाल होने के जो कारण हैं क्रमिक रूप से उनको हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि अनेक स्रोतों से निर्मित संविधान जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो भारत के संविधान निर्माताओं के समक्ष बहुत से देशों के संविधान थे, लगभग 60 देशों के लिखित संविधान थे। और इसके साथ ही साथ हमारे देश का शासन उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से संचालित हो रहा था, तो वह भी हमारे सामने था। स्वाभाविक था कि भारत के संविधान निर्माता इस बात का लोभ संवरण नहीं कर पा रहे थे कि वह एक खूब अच्छा संविधान बनाएं जिसमें कि दुनिया के देशों के संविधानों की जितनी भी अच्छाइयां हैं वे अच्छाइयां हमारे संविधान में आ जाएं। इसके लिए उन्होंने इस बात की बिल्कुल ही परवाह नहीं की कि आकार की दृष्टि से हमारा संविधान कितना बड़ा हो रहा है। तो चाहे वो अमेरिका का संविधान हो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो, कनाडा का संविधान हो, आयरलैंड का संविधान हो, दक्षिण अफ्रीका का संविधान हो, जर्मनी का संविधान हो, जापान का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, इन सभी संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया। जैसे कि अब उन सब जिन जिन बातों को ग्रहण किया उसको आप पूरा उल्लेख करने के लिए तो एक अलग व्याख्यान की आवश्यकता होगी, जो आगे हम अलग व्याख्यान में बताएंगे। लेकिन संक्षेप में हम चर्चा करते चलें तो हम जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ को ग्रहण किया है। इसी प्रकार से ब्रिटेन के संविधान से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया है। बाईकैमरल लेजिस्लेचर या 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका द्विसदनीय संसद को हमने ग्रहण किया है। इसी प्रकार से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ
या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है। हालांकि जापान से भी हमने इसको ग्रहण किया हुआ है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट अर्थात मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन की है, जिसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं, उसको हमने अपने देश में अपनाया हुआ है। तो बहुत सारी बातें इसी प्रकार से अमेरिका के संविधान से हम देखते हैं तो हमने मूल अधिकार को अपनाया हुआ है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया हुआ है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को अपनाया हुआ है, या इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है, या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिमूवल या उनको पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है उनको अपनाया हुआ है। ऐसे ही यदि हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखते हैं तो वहाँ से हमने समवर्ती सूची को अपनाया हुआ है, कंकरेंट लिस्ट। आयरलैंड के संविधान से हम देखते हैं तो वहाँ से हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो अपनाई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया है। ऐसे ही जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस, विशेष रूप से इमरजेंसी लागू होने के दौरान, आपातकाल लागू होने के दौरान मूल अधिकारों के स्थगित किए जाने, निलंबित किए जाने का जो प्रावधान है उसको हमने ग्रहण किया हुआ है। ऐसे ही हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। कनाडा के संविधान से हमने एक मजबूत संघ को अपनाया है, जिसके अंतर्गत की रेजिडुअरी पावर्स या अवशिष्ट शक्तियों को संघ को सौंपा गया है। मूल कर्तव्यों को हमने उस समय के सोवियत संघ और वर्तमान के रूस के संविधान से अपनाया हुआ है। इसके साथ साथ 1935 का अधिनियम जो स्वयं में बहुत बड़ा अधिनियम था, उस अधिनियम के दौरान उस समय हमारे देश का शासन भी चल रहा था, उसके बहुत बड़े हिस्से को ज्यों का त्यों हमने अपना लिया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से कहा है कि 1935 के अधिनियम की बहुत सी बातों को हमने पूरी तरह से ज्यों का त्यों अपना लिया है। और इसीलिए डी.डी. बसु ने भी कहा कि लगभग 80% हिस्सा हमारे वर्तमान संविधान का 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया है। तो इन सब वजहों से भारत का संविधान इतना व्यापक बना है। भारत के संविधान का व्यापक होने का जो दूसरा कारण है वो क्या है? तो इसका कारण ये है कि भारतीय संविधान में हमारे यहाँ एकल संविधान या इकहरे संविधान को अपनाया गया है। एकल संविधान, इकहरा संविधान या सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जनरली फेडरल स्टेट्स के अंतर्गत हम देखते हैं परिसंघीय देशों में तो संघ का संविधान और राज्यों का भी अपना अलग अलग संविधान होता है। राज्यों के शासन प्रशासन का उल्लेख राज्यों के संविधान में और राष्ट्रीय विषयों के बारे में प्रावधान संघ के संविधान में होता है। लेकिन हमारे देश में यद्यपि जम्मू कश्मीर के बारे में अपना एक अलग से संविधान बनाया गया था, जो अब इतिहास का विषय हो चुका है, समाप्त हो चुका है 2019 से। इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य का उस समय भी अलग से संविधान नहीं था और वर्तमान समय में तो जम्मू कश्मीर का भी अलग से संविधान नहीं है। तो स्वाभाविक है कि राज्यों के बारे में भी संवैधानिक प्रावधान और संघ या राष्ट्रीय विषयों के संबंध में भी संवैधानिक प्रावधान, दोनों ही सरकारों के बारे में, दोनों ही राज्य व्यवस्थाओं के बारे में जो प्रावधान हैं वो एक ही संविधान में दिए गए हैं। जैसे कि हमारे एकल संविधान के अंतर्गत एक ही संविधान है जो पूरे भारत का संविधान है और इसके अंतर्गत दो जो बड़े बड़े भाग हैं, भाग 5 और भाग 6। तो जो भाग 5 है इसका शीर्षक ही है यूनियन या संघ, और भाग 6 है इसका शीर्षक है स्टेट या राज्य।
तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 52 से शुरू हो करके और 151 तक, तो लगभग 100 अनुच्छेद संघ के बारे में एक ही भाग के अंतर्गत है। और फिर हम राज्यों के बारे में देखते हैं तो अनुच्छेद 152 से लेकर के और लगभग 241-42 तक, अर्थात लगभग 90 अनुच्छेद राज्यों के बारे में भी जुड़े हुए हैं। यदि राज्यों का अपना अलग से संविधान होता तो शायद ये लगभग 90 अनुच्छेद जो हैं वो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में नहीं होते, वो राज्यों के संविधान के अंतर्गत होते। इसलिए हमारा संविधान निश्चित रूप से उतना छोटा हो जाता। तो ये एक कारण हुआ भारत के संविधान के विस्तृत होने का कि एकल संविधान है, अर्थात संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। जो संविधान के विस्तृत होने का एक और कारण क्या है, तो संविधान में मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकारों के बारे में जो प्रावधान किया गया है, तो वो किस भाग के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, तो भाग 3 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। और इसी तरह से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो प्रावधान किया गया है, तो इसके बारे में भी भाग 4 में प्रावधान किया गया है। और ये भी अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक प्रावधान किए गए हैं। तो भारत के संविधान को विस्तृत बनाने में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से इनका और अधिक विस्तार कर दिया गया है। बहुत सारी बातें मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के द्वारा उसमें जोड़ दिया है। हालांकि वो लिखित रूप में जुड़े हुए नहीं है क्योंकि न्यायिक व्याख्या के माध्यम से हैं, लेकिन वो हमारे संविधान का अभिन्न भाग बन चुके हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संवैधानिक विधि के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी प्रकार से आइवर जेनिंग्स और जो अन्य लोग हैं, डी.डी. बसु वगैरह ने संविधान के विस्तृत होने का एक और कारण बतलाया कि जो वो कारण है भारत की भौगोलिक विविधता, भारत की भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक विभिन्नता। हम जानते हैं कि ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से भारत विश्व का 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो जितना अधिक भौगोलिक विविधता होगी, जितना अधिक भूभागीय दृष्टि से कोई क्षेत्र बड़ा होगा,
वहाँ पर भौगोलिक विविधता की संभावना भी उतनी अधिक होगी जो हमारे देश में है। और इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों के भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से वहाँ पर बहुत अधिक सांस्कृतिक विभिन्नता भी है। जैसे बहुत सी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं के बारे में भी हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुछ उनकी अपनी समस्याएं और उनकी अपनी ज़रूरतें रही हैं। तो कुछ राज्यों के लिए, जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 371 में 371 और फिर 371 क ख ग घ, ऐसे कई अनुच्छेदों के माध्यम से पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए और कुछ अन्य राज्यों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन वजहों से भी भारत के संविधान को व्यापक बनाना पड़ा। इसी प्रकार से भारत की जो अपनी कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से जो हमारी जातीय व्यवस्था इत्यादि रही और जो असमानता रही आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, उसकी वजह से भी समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने पड़े। पूरा का पूरा एक भाग ही संविधान का है। अनुच्छेद 330 से लेकर के लगभग 342 तक, जो कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए या आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के संबंध में, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब का प्रावधान किया गया है। या अनुसूचित जाति किसी समाज के समुदाय को कैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जाएगा, इन सब का भी प्रावधान किया गया है। दुनिया के देशों के संविधानों में आमतौर पर इन सब चीज़ों का उल्लेख नहीं किया जाता है। ये सब प्रावधान सामान्य विधि के माध्यम से, संसदीय विधि के माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन इन समुदायों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होने की वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से इन सब चीज़ों का उल्लेख किया। इसकी वजह से भी हमारा संविधान विशाल हुआ। और इसी प्रकार से हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। संविधान बनाने वाले ये, जो कि भाग 18 के अंतर्गत है हमारे संविधान में, इमरजेंसी प्रोविजंस अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत। तो ये जो 9 अनुच्छेद हुए, ये भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए ये आपातकालीन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से संविधान में रखा गया। जर्मनी के संविधान से प्रेरणा प्राप्त करके इन प्रावधानों को संविधान में रखा गया है। जैसा मैंने कहा कि संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष बहुत से देशों की अच्छी अच्छी बातें थी। उन्होंने ये कोशिश की कि हमारा संविधान एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही पूर्ण संविधान अपने आप में हो, दुनिया के सारे संविधानों की अच्छाइयों को स्वयं में समाहित करने वाला संविधान हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हर चीज़ को अधिक से अधिक शामिल करने की कोशिश की और वो लोभ संवरण नहीं कर पाए। और इस लोभ की वजह से ही संविधान बड़ा से बड़ा और अंततः एक विशालतम संविधान दुनिया का बन गया। तो ये सब कारण है भारत के संविधान के विशाल होने के कारण। अब एक दूसरा जो विषय है आज के व्याख्यान का,
वो ये है कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कुछ लोगों ने कहा। वकीलों का स्वर्ग, लायर्स पैराडाइज। लायर्स पैराडाइज। सवाल उठता है कि भारत के संविधान को किसने वकीलों का स्वर्ग कहा और ये क्यों कहा और क्या ये कहा जाना उचित है। 3 बातें हैं। तो जहाँ तक ये सवाल कि किसने कहा, तो संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो उस समय संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने भी भारत के संविधान को वकीलों के स्वर्ग की संज्ञा दी, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से अपने पुस्तक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सर आइवर जेनिंग्स ने ही भारत के संविधान को वकीलों के स्वर्ग की संज्ञा दी। सर आइवर जेनिंग्स ने। अब दूसरी बात कि वकीलों का स्वर्ग कहने का कारण क्या है। कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा के सदस्यों में अधिकांश बैरिस्टर थे, अर्थात लॉयर थे, और इसलिए भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया, जो पूरी तरह से गलत है। दरअसल भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया इसलिए, जो आइवर जेनिंग्स ने कहा, उन्होंने कहा कि ये वकीलों का स्वर्ग इसलिए है कि ये बहुत अधिक विशाल है और इसमें छोटी बड़ी, महत्वपूर्ण, गैर महत्वपूर्ण हर चीज़ को इसमें लिखित रूप में व्यक्त कर दिया गया है। तो इतना अधिक चीज़ों का लिखित रूप में समावेश करने से और संविधान के विस्तृत बड़े होने से एक एक चीज़ के बारे में मतभेद होने की संभावना बढ़ गई है या बढ़ जाती है, और यह मुकदमेबाजी को, लिटिगेशन को बढ़ावा देता है और इससे वकीलों को अपने वकालत का अधिकाधिक अवसर प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जेनिंग्स ये कहते हैं कि भारत का संविधान इतना विस्तृत, इतना बड़ा बना दिया गया और उसके विस्तृत और बड़े होने की वजह से उसमें बहुत अधिक अस्पष्टता आ गई है, वो वीक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हो गया है और उसके अर्थों को लेकर के बहुत सारे मतभेद उत्पन्न होते हैं। और इसके साथ साथ संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक प्रावधान के साथ बहुत से किंतु परंतु, प्रोवाइजो, एक्सेप्शंस, अपवाद या एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। तो इन सब किंतु परंतु, प्रोवाइजो, एक्सप्लेनेशंस, स्पष्टीकरण, अपवाद इत्यादि की वजह से संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के संबंध में, विशेष रूप से हमारे मूल अधिकारों को लेकर के बहुत अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक हमने देखा है कि संवैधानिक मुद्दों पर जो सबसे अधिक मुकदमे आए हुए हैं वह विशेष रूप से मूल अधिकारों को लेकर के ही आए हुए हैं। तो इस आधार पर उन्होंने और अन्य लोगों ने भी भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा कि इसके माध्यम से वकालत करने वाले लोगों को, वकीलों को बहुत अधिक अवसर मिलता है मुकदमा लड़ने का। अब ये बात कहाँ तक सही है इसको हम देखेंगे। तो रही बात ये कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग इसलिए
कि संविधान बहुत विस्तृत है, तो ये बात एकदम गलत है। बल्कि संविधान के विस्तृत होने से तो संविधान को और अधिक स्पष्टता प्राप्त होनी चाहिए। एक एक चीज़ को लिख करके स्पष्ट कर दिया जाए तो उसमें शक शुबा की गुंजाइश कम हो जाएगी, संविधान और स्पष्ट होगा, इसलिए मुकदमेबाजी का अवसर भी उसमें कम से कम होगा। इसलिए विशाल होने से तो उसे वकीलों का स्वर्ग बिल्कुल ही नहीं कहा जाना चाहिए। दूसरी बात कि यदि विशाल होने पर वकीलों का स्वर्ग है, मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है, तो इसका मतलब कि संक्षिप्त संविधान होगा तो वहाँ पर मुकदमेबाजी वगैरह नहीं होती होगी। लेकिन यदि दुनिया के सबसे संक्षिप्त संविधान, ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर मात्र 7 अनुच्छेद हैं, मात्र 7000 शब्द ही वहाँ के संविधान में हैं और उसकी भाषा भी बहुत सरल स्पष्ट है, अनुच्छेद 1 भी उसका बहुत स्पष्ट है, फिर भी वहाँ पर बहुत अधिक मुकदमेबाजी हुई है। अमेरिका के संविधान के पहले अनुच्छेद को लेकर के लगभग 1500 मुकदमे अब तक लड़े जा चुके हैं। और अमेरिका के संविधान के बारे में तो जो वहाँ के चीफ जस्टिस ह्यूजेस रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका में संविधान वही है जो कि वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय कहता है। तो ऐसे में तो संविधान और अधिक अस्पष्ट हो जाएगा यदि संविधान संक्षिप्त है तो, क्योंकि उसमें न्यायिक निर्वचन के लिए और अधिक स्कोप होगा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का स्कोप और अधिक हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका के संविधान के बारे में लोगों ने यह भी कहा कि जैसे फर्ग्यूसन ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को अमेरिका का संविधान बदल जाता है। तो इसलिए ये मानना बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं होगा कि भारत का संविधान बहुत विशाल है, इसलिए भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है। थोड़ा बहुत हम इस बात को ज़रूर मान सकते हैं कि भारत के संविधान में जो भाषा है निश्चित रूप से उसको और सरल होना चाहिए था, किंतु क्योंकि संविधान बनाने वाले अधिकांश लोग, विशेष रूप से ड्राफ्टिंग कमेटी के अंतर्गत खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से लेकर के जो अन्य लोग थे वे विधिवेत्ता थे, बैरिस्टर तो थे ही, इसलिए विधिक शब्दावली के साथ खिलवाड़ करना में वो सिद्धहस्त थे। इसलिए जानबूझकर के उसकी भाषा शैली को बहुत अधिक टिपिकल बना दिया गया है। एक आम आदमी को उसको समझने में दिक्कत होती है और उसमें कहीं न कहीं संविधान की भाषा में अस्पष्टता आ जाती है और वह निश्चित रूप से मुकदमेबाजी को, लिटिगेशन को बढ़ावा देता है और वकीलों को मुकदमेबाजी का कुछ अतिरिक्त अवसर जरूर प्रदान करता है। तो इस दृष्टि से थोड़ा बहुत भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहना उचित नहीं होगा। दरअसल भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग नहीं है, बल्कि भारत का संविधान दुनिया का एक ऐसा संविधान है जो कि एक संपूर्ण संविधान है और एक ऐसा संविधान है जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है। इसलिए सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को समाहित करने वाला और करोड़ों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला संविधान है, न कि ये वकीलों का स्वर्ग जैसा कोई संविधान है। विद्वानों की अपनी अपनी अन्वीक्षा होती है, उनका मूल्यांकन करने का अपना तरीका होता है। किसी संदर्भ में, किसी समय आइवर जेनिंग्स के मन मस्तिष्क में ये बात आ गई होगी और इसके लिए उन्होंने वकीलों का स्वर्ग कह दिया भारत के संविधान को, लेकिन हम इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हैं। हालांकि आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान की प्रकृति के बारे में, इसकी परिसंघीयता के बारे में
जो अपने निष्कर्ष दिए हैं वो सर्वमान्य निष्कर्ष हैं और उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। जैसा कि उन्होंने भारतीय परिसंघ को स्पष्ट करते हुए कहा था कि ये फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, भारत एक ऐसा परिसंघ है जिसमें अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। अर्थात उन्होंने दूसरों की तरह से भारतीय परिसंघ को अर्धसंघात्मक, क्वासी फेडरल या इसकी आत्मा एकात्मक, शरीर संघात्मक, ये सब चीज़ें नहीं कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से उसको परिसंघात्मक माना, यद्यपि उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम प्रायोरिटी दी गई है। तो आइवर जेनिंग्स के इस मत से हम बिल्कुल ही सहमत हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो गया कि जेनिंग्स का यह कथन कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह उचित नहीं है। भारत का संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान ज़रूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।